नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान साथी, जहां नाम नहीं काम बोलता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर स्लाइड में एग्जाम पॉइंट छुपा है। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। फिजिक्स का कह सकते हैं एक ऐसा चैप्टर जहां से हर एग्जाम में सवाल बनते ही हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ मुश्किल नहीं होते बल्कि बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर है तो नंबर पक्के हैं। हम्म। चलिए शुरू करते तो हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ऊष्मा यानी हीट आखिर है क्या? देखिए, ऊष्मा को समझने के लिए पहले तापमान को समझना होगा। ऊष्मा असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। अच्छा। हाँ, और ये वो ऊर्जा है जो हमेशा तापमान के अंतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरी की ओर बहती है। मतलब ये हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही जाएगी, हमेशा। ये एक फंडामेंटल रूल है। इस लाइन को तो अंडरलाइन नहीं कर लीजिए। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। ठीक है, और इसके मात्रकों पर भी सवाल बनते हैं, है ना? हाँ, डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है यहाँ से। इसका SI मात्रक तो जूल है। जूल, ठीक है। लेकिन एक और मात्रक बहुत कॉमन है, कैलोरी। और इनके बीच का संबंध याद रखना बहुत जरूरी है। एक कैलोरी मतलब 4.186 जूल। 4.186 ये वैल्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। इसी से एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये कुछ नहीं, बस कार्य और ऊष्मा के बीच का संबंध है। इसका फॉर्मूला है J=W/Q। और यहाँ J की वैल्यू वही 4.186 जूल प्रति कैलोरी होगी। बिल्कुल। चलिए अब तापमान के पैमानों पर आते हैं। हाँ, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ध्यान दीजिए, 3 मुख्य पैमाने हैं। सेल्सियस, जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जाहिर। फिर है फ़ारेनहाइट। इसमें पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। और तीसरा केल्विन, जो साइंटिस्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि इसे परम शून्य ताप मतलब एब्सोल्यूट जीरो पर बनाया गया है। 0 केल्विन का मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और एक खास बात, केल्विन का मान कभी नेगेटिव नहीं होता। और सबसे जरूरी है इनका कन्वर्जन फॉर्मूला, जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। बिल्कुल, इसे तो नोट ही कर लेना चाहिए। C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। और यहीं से वो फेमस सवाल भी निकलता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? और ये सवाल इतनी बार आ चुका है कि इसका जवाब याद होना चाहिए। -40 डिग्री पर। एकदम सही, -40 डिग्री पर। अब आते हैं ऊष्मीय प्रसार पर, मतलब थर्मल एक्सपेंशन। जिसका सीधा सा मतलब है कि चीजें गर्म करने पर फैलती हैं। ज्यादातर चीजें गर्म करने पर उनकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन सब बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी अपवाद है। पानी। हाँ, जल का असामान्य प्रसार ये प्रकृति का एक अजूबा है, कह सकते हैं। जब आप पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वो फैलने की बजाय सिकुड़ने लगता है। मतलब उसका आयतन घटता है। हाँ, और यहीं से वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है कि जल का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा किस तापमान पर होती है? और जवाब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तापमान पर घनत्व सबसे ज्यादा और आयतन सबसे कम होता है। और इसी गुण की वजह से सर्दियों में झीलें ऊपर से जम जाती हैं पर नीचे पानी रहता है। बिल्कुल, नीचे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव जिंदा रह पाते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम अलर्ट है इसी से जुड़ा हुआ। कांच की बोतल में पानी भरकर अगर फ्रीजर में रख दें तो बोतल क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जब जमता है तो वो फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है और वो बोतल को तोड़ देता है। चलिए अब बात करते हैं ऊष्मा संचरण की, मतलब गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है चालन यानी कंडक्शन। ये ठोस चीजों में होता है ना? हाँ, ये सॉलिड्स में होता है। इसमें माध्यम के कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो बस अपनी ऊर्जा पड़ोसी कणों को पास कर देते हैं। जैसे लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करें तो दूसरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका। दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन। ये द्रवों और गैसों में होता है। इसमें कण खुद चलकर ऊष्मा ले जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कण खुद ऊष्मा लेकर गति करते हैं, जैसे पानी का उबलना या हमारे कमरे में हवा का गर्म होना। और तीसरा तरीका है विकिरण, रेडिएशन, जो सबसे अलग है। हाँ, क्योंकि इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं होती। ऊष्मा सीधी रेखा में प्रकाश की गति से चलती है।
जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना। एकदम सही। और यहीं से एक और सवाल बनता है, बादलों वाली रातें साफ रातों से ज्यादा गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं। सही, वो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वापस नीचे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे गर्मी बनी रहती है। चलिए, अब इन तीनों के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। हाँ, जैसे चालन का एक क्लासिक उदाहरण है। जी। सर्दियों में लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी क्यों लगती है? तापमान तो दोनों का एक ही होता है। तापमान एक ही होता है, पर लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक मतलब गुड कंडक्टर है। वो हमारे शरीर की गर्मी तेजी से खींच लेता है, इसलिए ठंडा लगता है। अच्छा, और एक और एग्जाम अलर्ट जो चालन से ही जुड़ा है। दो पतले कंबल एक मोटे कंबल से ज्यादा गर्मी क्यों देते हैं? क्योंकि उन दो कंबलों के बीच में हवा की एक परत फंस जाती है। और हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। बहुत अच्छी कुचालक मतलब इंसुलेटर। वो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अब संवहन का एक उदाहरण लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है? ये संवहन के सिद्धांत पर ही काम करता है। फ्रीजर से ठंडी हवा निकलती है जो भारी होती है, और भारी होने के कारण वो नीचे आती है। हाँ, और नीचे की गर्म और हल्की हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। इससे एक सर्कुलेशन बन जाता है और पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब विकिरण का एक एग्जाम वाला उदाहरण। थर्मस फ्लास्क की दीवारें चमकदार क्यों होती हैं? ताकि विकिरण मतलब रेडिएशन से ऊष्मा का नुकसान ना हो। चमकदार सतह ऊष्मा को वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर देती है। और यहीं पर किरचॉफ का नियम भी आता है ना? हाँ, किरचॉफ का नियम कहता है कि जो वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक मतलब एब्जॉर्बर होती है, वो अच्छी उत्सर्जक इमिटर भी होती है। इसीलिए काली वस्तुएं गर्मी में ज्यादा गर्म होती हैं। और अगर उन्हें गर्म करके अंधेरे में रखें तो वो ज्यादा चमकेंगी भी, क्योंकि वो तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब एक और गोल्डन टॉपिक पर आते हैं, अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई ऊष्मा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने के काम आती है, लेकिन उसका तापमान नहीं बदलती। तापमान नहीं बदलता? ये कैसे? जैसे जब आप बर्फ को पिघलाते हैं, तो जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अच्छा। वो सारी ऊष्मा बर्फ के स्ट्रक्चर को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के लिए ये 80 कैलोरी ग्राम है। और पानी के उबलने के समय भी ऐसा ही होता है? हाँ, वहाँ होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और वो तो बहुत ज्यादा है, लगभग 540 कैलोरी ग्राम। 540? और यहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उबलते पानी की तुलना में भाप से जलना ज्यादा कष्टदायक क्यों होता है? क्योंकि भाप में ये अतिरिक्त 540 कैलोरी की गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। बिल्कुल, जब वो भाप हमारी त्वचा पर पानी बनती है तो ये सारी एक्स्ट्रा एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। अच्छा, एक और एग्जाम अलर्ट है। बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर पिघलने लगती है। इसे हिम मिश्रण कहते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। जैसे घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? ये होता है वाष्पीकरण, एवापोरेशन के कारण। घड़े की सतह से पानी वाष्प बनता है। और वाष्पीकरण के लिए वो गर्मी घड़े के अंदर के पानी से लेता है। एकदम सही। और याद रखने वाली बात यह है कि वाष्पीकरण से हमेशा ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है। और एक और टर्म है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और एग्जाम अलर्ट ये है कि तापमान बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। अच्छा, अब प्रेशर कुकर पर आते हैं। ये खाना जल्दी कैसे पका देता है? ये दाब और क्वथनांक मतलब प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के संबंध पर काम करता है। कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है। और दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। हाँ, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह शायद 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, और ज्यादा तापमान पर खाना जल्दी पक जाता है। और पहाड़ों पर इसका ठीक उल्टा होता है। बिल्कुल, ऊंचाई पर दाब कम होता है, इसलिए क्वथनांक घट जाता है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है। खाना देर से पकता है। एक और सवाल बनता है कि एयर कंडीशनर यानी एसी क्या काम करता है? एसी सिर्फ तापमान ही कंट्रोल नहीं करता, वो हवा में मौजूद आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी को भी नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे फंडामेंटल हिस्से पर, ऊष्मागतिकी के नियम। थर्मोडायनेमिक्स के नियम संक्षेप में समझते हैं। पहला नियम तो सीधा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मतलब ऊर्जा को न बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, Q = डेल्टा U + W। किसी सिस्टम को दी गई ऊर्जा या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगी या उससे काम करवाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा नियम ज्यादा गहरा है।
दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा कभी भी अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। लेकिन हमारा रेफ्रिजरेटर तो यही करता है। बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर दूसरे नियम के विपरीत काम करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब बिजली। अच्छा, तो वो नियम को तोड़ता नहीं है? नहीं। और एक और प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियोबैट प्रोसेस। इसमें ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। जैसे टायर का अचानक फटना? हाँ, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को जल्दी से कवर करते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे गर्मियों में हम सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टर होता है। और सर्दियों में ऊनी कपड़े? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक इंसुलेटर है, वो शरीर की गर्मी को अंदर रोक कर रखता है। सही। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होती है? जल की 1 कैलोरी प्रति ग्राम। बहुत उच्च तापमान जैसे सूर्य का तापमान किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। और कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और आखिरी, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तीनों पैमानों में? ये तीनों याद रखने हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। बहुत बढ़िया। और एक लास्ट एग्जाम अलर्ट, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उसके तापमान पर निर्भर करती है। चलिए अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म से ठंडा, SI मात्रक जूल। तापमान पैमाना -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा संचरण ठोस में चालन, द्रव और गैस में संवहन और बिना माध्यम के विकिरण। गुप्त ऊष्मा, भाप से जलना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। प्रेशर कुकर दाब बढ़ाकर क्वथनांक बढ़ाना जिससे खाना जल्दी पकता है। और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, रेफ्रिजरेटर का आधार यही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए ज्ञान सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF, MCQs और प्रैक्टिस मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स जरूर चेक करें। याद रखिए, नाम नहीं काम बोलता है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। जय हिंद।